अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने कुछ मैट्रिसेस फाइंड करनी है। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स डिफाइन है 0 0। अगर आप देखें तो ए मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी वैल्यू 0 हों उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है। अब आगे हमने फाइंड करना है रो, कॉलम और यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। बी में देखें तो बी में सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब सिर्फ सिंगल रो है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरह C = 406 है, मतलब इसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है और उसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो हम बोलेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब अगर हम डी को देखें तो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सारी हैं 1। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज़ 1 हों वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं क्योंकि इसकी सारी डायगोनल एंट्रीज़ सिर्फ 1 होती हैं, इसलिए हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ई को देखते हैं। ई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल 0 है। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं एफ और सी बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनमें एक कॉलम है और जिसका एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम चेंज हों, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अलग हों, वैसी मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको ड्रा करके दिखाया। इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ कम है और नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेंज है। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 1 के एफ़ और सी से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब आप देखें, अगर इसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम बोलते हैं कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 3 को गौर करें तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ये एक स्क्वायर बना रहा है, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है। क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ 2x2 के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं 1 और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज की सारी वैल्यूज सेम हैं और बाकी सारी वैल्यूज 0 हैं, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अब आते हैं पार्ट 5 की तरफ। इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेंज हैं, तो इसकी वजह से इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम पार्ट 6 की तरफ। 3 10 -1 ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर डिपेंड करता है जिसमें 3 कॉलम और 1 रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी। पार्ट नंबर 7 में 1 0 0 एक वर्टिकल लाइन में लिखा गया है जिसका मतलब एक कॉलम है और जो 1 कॉलम पर डिपेंड करती है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो में एक रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। पार्ट नंबर 8 पे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम हैं, तो 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। और जहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 9 पर।
अगर आप गौर करें तो इसकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। जो सारी एंट्रीज ज़ीरो पर डिपेंड करता हो और डिजिट्स कोई और ना हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्योंकि इसकी रोज़ और कॉलम सारी जो है वो ज़ीरो पर डिपेंड करती हैं, इसलिए नल मैट्रिक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ हमने फाइंड करना है कौन सी मैट्रिक्स डायगोनल, स्केलर और यूनिट है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया। अब हम आ जाते हैं इसके पहले मैट्रिक्स की तरफ। सबसे पहले डायगोनल होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह डिफ़ाइन होती हैं कि उसके डायगोनल में कोई एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है। अब हम यहाँ पे गौर करें तो ए जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और क्योंकि इसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। वो डायगोनल जिसकी सारी एंट्रीज सेम हो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। इसी तरह हम बी की तरफ देखते हैं। बी मैट्रिक्स में 2 0 0 -1 एक मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है लेकिन नॉन ज़ीरो है एक एंट्री, इसलिए हम बोलेंगे कि ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह सी को देखें, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो वो यूनिट प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसकी बाकी सारी वैल्यू ज़ीरोज़ होंगी लेकिन डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी और 1 होंगी, इसलिए हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्योंकि यूनिट जो है वो बेसिकली 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब डी की तरफ आते हैं। अगर आप गौर करें तो इसके डायगोनल एंट्रीज में एक ज़ीरो है, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर हम गौर करें तो डायगोनल एंट्रीज में कोई भी एक डिजिट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन कोई भी एक डिजिट नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं हम ई की तरफ। अगर हम डी में देखें तो एक नॉन ज़ीरो था तो वो हमने डायगोनल मैट्रिक्स बता दिया। अब हम अगर ई में देखें तो 5 - 3 0 0 1 + 2 लिखा हुआ है। इसको अगर हम अरेंज करें तो 5 - 3 होता है 2, बाकी 1 + 1 होता है 2। अगर आप गौर करें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी डायगोनल एंट्रीज बिल्कुल सेम है, तो ये डायगोनल प्लस स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस में नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स पकड़कर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -a। इसी तरह अगर हम उसके मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर आएगा -1। ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर नीचे है -1, -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +1। इसको आप इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि माइनस माइनस इक्वल होता है प्लस के। ये आपने हमेशा याद रखना है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है। बी पार्ट की तरफ देखें तो हम बी को जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा -b, और साथ मैट्रिक्स लिखा जाएगा -3 +1 -2 -1। जहाँ पॉजिटिव साइन है वहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब सी की तरफ देखते हैं तो 2 6 3 2, जब इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा -2 -6 -3 -2। सबको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया। अब डी की तरफ देखें तो डी को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा -d। इसका आंसर आएगा 3 -2 -4 हो जाएगा 4, और 5 हो जाएगा -5। इसी तरह हम ई को देखते हैं। -e जब होगा तो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा -1, -5 हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा -2, 3 हो जाएगा -3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें हमने ट्रांसपोज निकालना है सारी मैट्रिसेस का। ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, बेसिकली जब हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, लेकिन जब हमने ए का ट्रांसपोज लेना है तो वही कॉलम मैट्रिक्स जो है रो में चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज हो जाएगी।
इसी तरह हम बी जब देखेंगे तो बी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, एक वर्टिकल लाइन में आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में शिफ्ट हो जाएगी। अब आते हैं सी की तरफ। सी में अगर हम गौर करें तो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इन रोज़ को हम जब कॉलम में लिखेंगे तो आएगा 1 2 1 2 को हमने लिख दिया वर्टिकल लाइन में, कॉलम बना दिया। 2 - 1 को भी कॉलम बना दिया। 3 0 भी रो था उसको हमने कॉलम बना दिया। इस तरह हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। अब आते हैं डी की तरफ। डी 2x2 का मैट्रिक्स है। इस पर हमने रोज़ को कॉलम में शिफ्ट करना है। तो 2 3 को जब कॉलम में लिखेंगे तो इस तरह आएगा, 0 5 का कॉलम में लिखेंगे तो इस तरह आएगा। अब हम ई का निकालते हैं। ई का जब ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर आएगा 2 3 रोज से वर्टिकल में चला जाएगा और -4 5 कॉलम में दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। एफ़ को देखेंगे तो 1 2 रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, 3 4 रो में है वो कॉलम में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और गौर करना है। यहाँ पर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, ए और बी। अब हमने पार्ट सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर 1 में है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो वो ए के बराबर आना चाहिए। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए को हमने लिखा 1 2 0 1। अब हमने ए का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या होगा, रो जो है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 इस तरह लिखा जाएगा और 0 1 लिखा जाएगा कॉलम के अंदर। अब हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो आएगा 1 0 रो था वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, 2 1 रो था वो 2 1 कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब देखिए तो ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो गए हैं। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 फाइंड करेंगे। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले हम बी लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, ऊपर से देखकर क्वेश्चन से बी लिखेंगे, उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। 1 1 रो में था उसे कॉलम में लिखेंगे, 2 0 रो में था उसे कॉलम में लिखेंगे। फिर हमने इस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अब हम बी ट्रांसपोज की रो को कॉलम में शिफ्ट करेंगे, फिर 1 0 रो को 1 0 कॉलम में शिफ्ट करेंगे। और अगर आप गौर करें तो बी और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों सेम है। और इसी तरह आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 फुल कंप्लीट है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए।